जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वह लगातार प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षा में, चाहे वो थ्योरी के रूप में हो या आंकिक प्रश्न के रूप में हो, लगातार पूछा जा रहा है। यह विलियन यूनिट के अणुसंख्य गुणों में से एक का भाग है, जिसे हम वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। इसके अंतर्गत आप राउट के नियम और उसकी सीमाओं को भी पढ़ते हैं, उसका डेरिवेशन करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम प्रारंभ करते हैं यह वीडियो, जिसके अंत तक बने रहने पर आप टॉपिक को पूरा तैयार कर पाएंगे और जो इससे जुड़े हुए प्रश्न, आंकिक प्रश्न आए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में या आने की संभावना है, उनको भी हमने डिस्कस किया है। तो चलते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं वाष्प दाब की, तो हमें पहले यह समझना चाहिए कि ये प्रक्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है। तो जब भी हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे जो द्रव के कण होते हैं वो वायु यानी गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को ही वाष्पन कहते हैं। अर्थात जब किसी विलायक अथवा विलयन को गर्म किया जाता है तो उसके कण ऊर्जा लेकर द्रव सतह को छोड़कर जाने लगते हैं, द्रव की सतह को छोड़कर चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही वाष्पन कहते हैं। अब वाष्प दाब कहां से आता है? तो आप एक बंद निकाले, जब वाष्पन की प्रक्रिया हो रही हो तो उस बीकर को या उस संयंत्र को आप बंद कर दें, यानी वाष्प बाहर उड़ के ना जा पाए। तो वाष्पन की प्रक्रिया तो होगी, लेकिन धीरे धीरे वो वाष्प जमने लगेगी और वो द्रव अवस्था में वापस परिवर्तित हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति जब वाष्पन तथा संघनन की साम्यावस्था पर द्रव की सतह पर द्रव की वाष्प द्वारा, उसी द्रव की सतह पर उसी द्रव की वाष्प द्वारा डाला गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइए कि वाष्पन तथा संघनन की साम्यावस्था पर जब द्रव की वाष्प द्वारा अपनी ही द्रव की सतह पर दाब डालती है तो इस दाब को ही वाष्प दाब कहते हैं। तो ये वाष्प दाब जितना शुद्ध द्रव होगा, वाष्प दाब उतना ही अच्छा होगा, उतना ही अधिक होगा। अब राउट ने क्या बताया? तो राउट एक वैज्ञानिक थे। 1887 में उन्होंने वाष्प दाब में कमी या वाष्प दाब में अवनमन के बारे में एक सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि शुद्ध विलायकों में तो वाष्प दाब ठीक है, अच्छा है, लेकिन जब उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो उन विलेय पदार्थों की उपस्थिति के कारण उस विलायक का विलयन स्थिति में वाष्प दाब कम हो जाता है, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है। जबकि अगर उस शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिए जाते हैं तो उसका वाष्प दाब घट जाता है, कम हो जाता है। इसे ही वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो इसे कैसे उन्होंने परिभाषित किया? उन्होंने बताया कि जब किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन होता है, क्योंकि विलयन में घुले हुए विलेय मोल प्रभाजों की संख्या के बराबर होते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में हुई अपेक्षिक कमी उसमें घोले गए अवाष्पशील के मोल प्रभाजों के वो बराबर होती है। पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू एन अपान एन प्लस कैपिटल एन। इस तरीके से आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। कॉपी पेन लेके बेटा बैठिए वीडियो में और लिखते भी जाइए थ्योरी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ चित्र कि शुद्ध विलायक में जो हरे रंग का पूरा विलयन है उसमें जो विलायक के कण हैं वो शुद्ध विलायक हैं। उसमें कई सारे कण, जैसे ही हम गर्म करना चालू करते हैं, अवाष्पशील विलेय पदार्थ नहीं मिला, इसलिए सरफेस ज्यादा है, उनके पास पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा है और आसानी से वो वाष्पित होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला लेते हैं उनका पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो जाता है, उस विलायकों का पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जगह पर कुछ मात्रा में अवाष्पशील विलेय भी आ जाते हैं, लाल रंग के आप दिख रहे हैं, जिसके कारण उनका जब पृष्ठ क्षेत्रफल घट जाता है तो वाष्पन की दर भी घट जाती है, क्योंकि वाष्पन की दर समानुपाती होती है पृष्ठ क्षेत्रफल, द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल। जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा द्रव का, उतना ही ज्यादा वाष्पन की क्रिया होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब राउट के नियम की सीमाएं क्या है, क्योंकि ये पेपर में बहुत पूछी जाती हैं स्वतंत्र रूप से 2 नंबर में। तो राउट के नियम की सीमाएं सबसे पहले ये है कि ये सदैव तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होता है। दूसरा, अवाष्पशील तथा वैद्युत अपघट्य विलयनों पर ही लगता है। अगर वहां अवाष्पशील विलेय मिलाए जाएंगे तभी ये नियम लागू होगा। अगर वाष्पशील विलेय मिला दिए जाएंगे तो वो भी उड़ जाएंगे विलायक के साथ और ये नियम लागू नहीं हो पाएगा।
इसी तरह विलेय और विलायक के संगुणन यानी आपस में अभिक्रिया करने पर या वियोजन यानी टूट जाने पर यह नियम लागू नहीं होता। जिस मात्रा में विलेय और विलायक को लिया जा रहा है वही मात्रा उसमें उपस्थित रहनी चाहिए, तभी राउट के नियम का पालन हो सकता है। तो अब राउट के नियम के आधार पर हम विलयनों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला तो प्रकार यही है जो चित्र में आप देख रहे हैं। पहला प्रकार है धनात्मक विलयन। धनात्मक विलयन कौन से होते हैं? ऐसे विलयन जो राउट के सैद्धांतिक मान यानी थ्योरेटिकल मान से अधिक अपना प्रयोगात्मक मान प्रदर्शित करते हैं, धनात्मक विलयन कहलाते हैं। हम थ्योरी में जब हमको कोई वैल्यू दी गई है, हमने उसको थ्योरी में न्यूमेरिकल लगाया और उससे जो मान प्राप्त हुआ, लेकिन जब हमने प्रैक्टिकल करके देखा तो उससे अधिक मान प्राप्त हुआ, तो ऐसे विलयन राउट के नियम के अनुसार धनात्मक विलयन कहलाते हैं। अर्थात जो विलयन राउट के नियम का सैद्धांतिक मान से अधिक मान प्रदर्शित करते हैं धनात्मक विलयन कहलाते हैं। जैसे साइक्लोहेक्सेन और एथेनॉल का विलयन। क्यों? क्योंकि एथेनॉल का विलयन और साइक्लोहेक्सेन आपस में हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। ये दोनों हाइड्रोजन बंध बनाते हैं और इनमें जो हाइड्रोजन बंध बनता है वो विशिष्ट प्रकार का होता है, तीक्ष्ण प्रकार का होता है, जिसके कारण इसके वाष्प दर जो वाष्पन हो रही होती है उसमें मान में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। और जब वाष्पन कम होगा तो राउट के नियम के मान में वृद्धि हो जाती है। जबकि दूसरा विलयन है धनात्मक विलयन। इसमें क्या होता है कि वे विलयन जो राउट के सैद्धांतिक मान से कम वाष्प दर प्रदर्शित करते हैं, ऐसे विलयनों को ऋणात्मक विलयन कहते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का विलयन। इनमें जो आपस में बल लगने वाला होता है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, इनके बीच में जो बल लगता है कणों के बीच में वो घट जाता है और घट जाने की वजह से ये आसानी से वाष्पित होने लगते हैं। और जब आसानी से वाष्पित होते हैं तो वाष्प दाब में वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब है राउट के नियम के अनुसार जो उसका वैल्यू आनी चाहिए वो घट जाती है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। आदर्श और अनादर्श प्रकार के विलयन भी होते हैं। आदर्श विलयन क्या है? वे विलयन जो ताप व सांद्रता के परिवर्तन पर राउट के नियम का पालन करते रहें। अगर किसी विलयन में हम ताप और सांद्रता का परिवर्तन करें तब भी वे विलयन राउट के नियम का पालन करें तो ऐसे विलयनों को आदर्श विलयन कहलाते हैं। जैसे बेंजीन और टाल्विन का मिश्रण। बेंजीन और टाल्विन का जो मिक्सचर होता है वो आदर्श विलयन की भांति काम करता है, जबकि वे विलयन जो राउट के नियम का पालन ताप और सांद्रता के परिवर्तन पर नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। जैसे बेंजीन और एसीटोन का विलयन। तो जब बेंजीन और टाल्विन होगा तो वो मिश्रण आदर्श विलयन के अंतर्गत आएगा जो ताप और सांद्रता के परिवर्तन पर अपने वैल्यू को परिवर्तित नहीं करेगा। राउट के वैल्यूज को जो हमने लगाया है फार्मूला उसके वैल्यूज को वो परिवर्तित नहीं करेगा, यानी राउट के नियम का पालन करेगा, आदर्श विलयन कहलाएगा। और वे विलयन जो ताप और सांद्रता के परिवर्तन पर राउट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। जैसे बेंजीन और एसीटोन का मिश्रण। अब राउट का नियम आपने पढ़ा, उसका सूत्र पढ़ा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन, यानी एन स्मॉल अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो अब इसका हम सरलीकरण करे जाने जा रहे हैं। जो तनु विलयनों पर लागू होता है उस सूत्र को हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो फार्मूला राउट ने दिया था क्या है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम पूरी वैल्यू को पलट दें पूरा भाग तो पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू जो नीचे वाला भाग था उधर भी परिवर्तित हो जाएगा दोनों साइड में, तो एन प्लस कैपिटल एन अपॉन एन। अब वहां पर उसको सॉल्व करेंगे एन प्लस एन अपॉन कैपिटल एन को, तो वो हो जाएगा 1 प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। अब यही जो स्मॉल इधर प्लस में एन है 1 है, इधर भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारा फार्मूला निकल के आएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। समझ में आ गई? मैथ के बच्चों को आसानी से समझ में आ रहा है। और अगर नहीं आया है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में करिए, हम आपको इसको बोर्ड पे करके दिखाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? ये फार्मूला तनु विलयनों पर लागू होता है, विशिष्ट प्रक्रियाओं पर लागू होता है। और कौन सा फार्मूला है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। इस फार्मूले से भी सवाल लगते हैं। और ऊपर वाले फार्मूला जो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन, इससे भी फार्मूले से सवाल लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन से प्रश्न आए हैं पेपर में, कब सन में आए हैं, किस बोर्ड में आए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे राउट का वाष्प दाब का अवनमन
नियम लिखिए तथा इसकी सीमाएं बताइए। तो राउल्ट के अवनमन का सिद्धांत हमने बताया कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो उस विलयन में हुई वाष्प दाब में कमी उसमें घोले गए अवाष्पशील विलेय पदार्थों के मोल प्रभाज के बराबर होता है। और सीमाएं भी बताई कि यह तनु विलयनों पर लागू होता है केवल, अगर ताप और दाब की सांद्रता में परिवर्तन करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, यानी ये नियम पालन नहीं करता। वियोजन और संगुणन की स्थिति में भी ये पालन नहीं करता। तो ये सारी चीजें आई हैं और पेपर में देखिए 2011, 16, 18, 22, 24 लगातार पेपर में आता चला जा रहा है। इसी तरह राउल्ट के नियम को परिभाषित कर इसकी सीमाएं दीजिए, 2022 में आया है। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या है? मैंने आपको बताया कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है, इसे ही वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। और राउल्ट का नियम आपने पढ़ ही लिया है और इसको सूत्र भी लिखा है और अभी डेरिवेशन मैंने बताया वो भी डेरिवेशन पूछा गया है 2022-23 में 4 नंबर में। इसी तरह विलेय के वाष्प दाब और मोल प्रभाज में अपेक्षित अवनमन के बीच संबंध व्यंजक को लिखिए। जो भी आपने फार्मूला पढ़ा पी नॉट माइनस PS अपान पी नॉट इज इक्वल टू एन अपान कैपिटल एन, ये फार्मूला यहां पर लिखना था। तो ये थ्योरेटिकल रूप में कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं लगातार पेपर में, आप देख रहे हैं 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया है, 18 में आया, 16 में आया। तो पेपर जब नहीं हुए थे तो पेपर में नहीं आया है, जैसे 2021 में पेपर नहीं हुआ तो 2021 में नहीं पूछा गया है, लेकिन लगातार पेपर में आता चला जा रहा है। 22, 23, 21, 20, 18 इस तरीके से पेपर में आया है। तो इसलिए जो भी है आप इसकी तैयारी करते रहिए। अगर कोई समस्या है तो आप हमसे तुरंत संपर्क कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या समस्या है, कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, अब तुरंत बताइए। अब जैसे अगला क्वेश्चन आ गया है कि राउल्ट के नियम के अनुसार आदर्श और अनादर्श विलयनों की परिभाषा कीजिए। तो अभी मैंने बताया कि जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं ताप और सांद्रता परिवर्तन पर, ऐसे विलयनों को आदर्श विलयन कहते हैं, जबकि ऐसे विलयन जो ताप और सांद्रता के परिवर्तन पर उसका राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इनके हमने उदाहरण भी आपको बताए हैं। जैसे आदर्श विलयन का उदाहरण हमने आपको बताया बेंजीन और टालुइन का मिश्रण, है ना। और जब अनादर्श विलयन के बारे में बताया तो बेंजीन और एसीटोन का मिश्रण हमने आपको बताया है। तो ये तैयार रखिए जिससे आपका पेपर सरल हो सके। अब बात करते हैं आंकिक प्रश्नों की। तो जैसे एक आंकिक प्रश्न है कि शुद्ध बेंजीन C6H6 का किसी ताप पर वाष्प दाब 640 mmHg है, 2.175 ग्राम वाष्पशील विलेय ठोस 39 ग्राम बेंजीन में मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब 600 यानी घट जाता है, 600 mmHg हो जाता है। विलेय ठोस का अणुभार ज्ञात कीजिए। यहां पर स्मॉल m का मान पूछा गया है। विलेय ठोस का अणुभार ज्ञात कीजिए। शुद्ध बेंजीन विलायक है जिसमें कोई भी अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जा रहा है और इस अवाष्पशील विलेय पदार्थ का हमको सूत्र नहीं पता, इसलिए हमको इस फार्मूले की सहायता से अणुभार निकालना है। तो क्या क्या दिया हुआ है? शुद्ध बेंजीन का जो भार दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है 39 ग्राम बेंजीन का, और जो अवाष्पशील विलेय मिलाया जा रहा है उसका स्मॉल w मान है 2.175 ग्राम। बेंजीन का जो अणुभार है वो कैपिटल M है, 78 है। शुद्ध विलायक यानी बेंजीन का जो वाष्प दाब है वो 640 mm है और अवाष्पशील मिलाने पर जो वाष्प दाब प्राप्त हुआ है वो 600 mm है। अब फार्मूले में रखें पी नॉट माइनस PS अपान पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल W। निकालना यहाँ पर स्मॉल m है तो स्मॉल m निकालना है, तो बाकी सारे फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए। 640 माइनस 600 अपान 600 बराबर 2.175, ये अवाष्पशील विलेय पदार्थ की मात्रा है, गुणे 78 बेंजीन का अणुभार बटे m जो स्मॉल m है आपको निकालना है, गुणे 39 जो कि आपके बेंजीन का भार दिया हुआ है कितना कितना विलायक है। तो उस टोटल के जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो स्मॉल m की मान 65.25 65.25 निकल के आएगा जब सॉल्व करेंगे। आप इसको घर में सॉल्व करके देखिए कि ये उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। कई सारे अन्य प्रश्न हैं, जैसे एक अवाष्पशील पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में 20 डिग्री सेल्सियस पर घोलने पर वाष्प दाब 17.53 mm से घटकर 17.235 mm हो गया। पदार्थ का अणुभार यानी स्मॉल m का मान ज्ञात कीजिए। 2019 में आया है और स्मॉल m का जो मान उत्तर निकल के आएगा वो होगा 103.41। तो इसी तरीके से कई सारे उत्तर पूछा गया है कि कौन सा क्या है और इसमें हमने वैल्यू आपका आंसर भी बता दिया है। जैसे तीसरा प्रश्न है, इसमें भी अणुभार ज्ञात करने का पूछा है, तो इसका जो अणुभार निकल के आएगा वो 56.69 है। तो इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। अगर कोई समस्या है तो आप हमसे पूछिए, ठीक है। इस तरीके से
एक छोटे वीडियो में हमने आपको राउल्ट के नियम के बारे में, उसकी सीमाओं के बारे में, धनात्मक और ऋणात्मक विलयन के बारे में, साथ में आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में, न्यूमेरिकल पोर्शन और कौन से क्वेश्चन थ्योरेटिकली रूप से पूछे गए हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया। वीडियो के आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।